दोस्तों, आज की डेट है 30 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स मंथन। आज की पहली न्यूज़ संबंधित है राफेल लड़ाकू विमानों से। क्या कंटेक्स्ट है इस न्यूज़ का? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गए हैं तथा इन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख भदौरिया ने भी वहां से आए हुए पायलटों का स्वागत किया है। राफेल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हमने 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में डिस्कस किए हैं। करंट अफेयर्स 28 जुलाई का जो करंट अफेयर है उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक करके राफेल के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी खूबियाँ बताई हुई है इस आर्टिकल में, ये सारी हमने वहाँ डिस्कस की हुई है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है रोमियो हेलीकॉप्टर से। क्या कंटेक्स्ट है इसका? कंटेक्स्ट ये है कि हमने रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा अमेरिका से किया है तथा अमेरिका ने यह बात कही है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के जनवरी महीने में हमें रोमियो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। आखिर रोमियो हेलीकॉप्टर है क्या? रोमियो हेलीकॉप्टर के मिलने से हमारी नेवी की मारक क्षमता में काफ़ी इजाफा होगा, निगरानी क्षमता में भी इजाफा होगा, क्योंकि जो रोमियो हेलीकॉप्टर हैं, रोमियो हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं कि ताकि वे रात्रि में भी गश्त में भारतीय नेवी की हेल्प करें। इसके साथ ही साथ क्या खास बात है इसकी खास बात यह है कि एक तो ये रात में ऑपरेट किया जा सकता है तथा ये सिर्फ समुद्र के ऊपर ही नहीं बल्कि अंदर जो सबमरीन चल रही होती है उस पर भी अटैक कर सकता है। तो इस खूबियों के कारण ही ये काफ़ी चर्चा में रहा था तथा इसे अटैक हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं वैसे ही रोमियो हेलीकॉप्टर भी है। तो हमें याद रखना है कि MH-60 जो कि रोमियो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ से हमने परचेज़ किए हैं? अमेरिका से हमने परचेज़ किए हैं। हमने देखा है कि PSC, RRB, रेलवेज़ इत्यादि की एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये याद होना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है पाम ऑयल प्रोडक्शन से। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है कि भारत सरकार ने पाम ऑयल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया है तथा इसी ओर अग्रसर होते हुए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में भी खाद्य तेल की धारा को प्रवाहित करने की बात कही है। अर्थात हम अब पूर्वोत्तर राज्यों में भी खाद्य तेल का उत्पादन कर पाएंगे। पाम ऑयल एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट एरिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी पीएससी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यूपीएससी ने ही 2017 और 2019 में पाम ऑयल से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, वहाँ से आपको आइडिया होगा कि हमें कैसे एरियाज़ को अच्छी तरह फोकस करना चाहिए। तो पाम ऑयल हमेशा से इससे चर्चा में रहा है। अगर पाम ऑयल क्षेत्र की हम बात करें तो भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है तथा भारत सरकार ने कई ऐसे मिशन लॉन्च किए हैं जिसके थ्रू तिलहन का अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। और इसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली वैज्ञानिकों की कमेटी ने पाम ऑयल की खेती को बढ़ाने के भी सुझाव दिए थे। और अगर भारत ऐसा करता है कि पाम ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता है तो उससे कई फ़ायदे होंगे इन द सेंस, अगर हमारा आयात कम होगा दूसरे देशों से तो हमारा विदेशी मुद्रा जो होगी वो हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा बचा पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम अपनी ऑयल सिक्योरिटी जो है उसे अपने दम पर पूरा कर पाएंगे। देखिए भारत ग्रोइंग कंट्री है, अर्थात डेवलपिंग नेशन है। तो सारे डेवलपिंग नेशंस को जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं उन्हें अधिक से अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑयल,
एनर्जी इन टर्म्स ऑफ गैस, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पाम ऑयल भी कहीं न कहीं से हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इस कारण से, और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पाम ऑयल हमारी विदेशी मुद्रा को तो बचत करेगा ही करेगा। आइए देखते हैं कि किन किन राज्यों में पाम ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है और कौन इसमें सबसे अग्रणी है। अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीन राज्य अग्रणी राज्य हैं जहां पाम ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे अधिक पाम ऑयल का प्रोडक्शन आपका आंध्र प्रदेश में हो रहा है, दूसरे नंबर पर पाम ऑयल का प्रोडक्शन कर्नाटका में हो रहा है तथा तीसरे नंबर पर पाम ऑयल का प्रोडक्शन तमिलनाडु में हो रहा है। यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं। पहला फिगर जो ग्रीन में इंडिकेटेड है, ये फिगर बता रहा होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और जो नीचे जो रेड में जो फिगर दिया हुआ है वो बता रहा है कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, मतलब इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो हमने तीन राज्य देखे हैं। आपको जैसे कि CGPSC में और MPPSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। CGPSC में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कुछ वर्षों पूर्व की मक्के में या फिर आपके गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो हो सकता है कि वो पाम ऑयल में भी पूछ लें। तो आपको ऐसे फैक्ट्स फिगर ध्यान में रखने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको पाम ऑयल से संबंधित जो स्कीम्स हैं वो याद रखनी चाहिए, ताकि आप मेंस में इन स्कीम्स को इजीली कोट कर पाएंगे। अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो जैसे यहाँ मेघालय का पोटेंशियल है 50,000, लेकिन यहाँ पे अभी एक भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ज़ीरो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। वैसे ही अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश भी अपनी कैपेसिटी से बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, वो सिर्फ 573 प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि वो 25,000 प्रोड्यूस कर सकता है। इसके साथ ही असम में भी ऐसी ही सेम चीज़ अपने को देखने को मिल रही है, वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही दिख रहा है। इसके साथ ही साथ नागालैंड भी ऐसा ही है। तो नागालैंड और मिजोरम दोनों के पास काफ़ी कैपेसिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इन राज्यों के पास अच्छी खासी कैपेसिटी है, और यहाँ की मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी पाम ऑयल के लिए बिल्कुल सहज है। तो इस कारण से यहाँ पे पाम ऑयल की खेती की जा सकती है। अब गवर्नमेंट का फोकस उस ओर है। देखिए, पाम ऑयल का प्रोडक्शन अगर वहाँ होगा तो उस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। आइए हम जानते हैं कि पाम ऑयल से संबंधित कुछ और फैक्ट्स फिगर्स क्या हैं। भारत एक तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। और अगर हम देखें कि 2001 से अभी 2020 तक इसकी मांग 300% बढ़ गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप कहीं भी मेंस में कोट कर सकते हैं। अब इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? विदेशी मुद्रा की बचत होगी, उसके साथ ही साथ किसानों की आय को वर्ष 2022 तक हमने दुगुना करने वाला जो लक्ष्य लिया है उसमें भी ये हेल्प करेगा। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा। सस्ता खाद्य तेल उपलब्ध होगा, जो कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ भारत तिलहन उत्पादन में विश्व के 21% क्षेत्र तथा उत्पादन के 5% हिस्सेदारी के साथ विश्व में अमेरिका, चीन एवं ब्राज़ील के बाद चौथा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है और चौथे नंबर पर भारत है। यह क्रोनोलॉजी हमें याद होनी चाहिए। चलिए, ये बेसिक फैक्ट्स फिगर्स हैं, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये सीधे सीधे मेंस में आप लिख सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ आपको मिशन तिलहन के बारे में भी पता होना चाहिए कि मिशन तिलहन से हम कैसे अधिक तिलहन की पैदावार को बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ तिलहन जो होती है वो एक तरह की कैश क्रॉप होती है जो कि काफ़ी मुनाफा देती है। तो इन सारे फैक्ट्स के आधार पर आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है उच्च शिक्षा में किए गए बड़े बदलाव से रिलेटेड है। अर्थात हमने नई एजुकेशन नीति लेके आए हैं, शिक्षा नीति लेके आए हैं, गवर्नमेंट ने प्रपोज की है। तो क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट यही है कि शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अभी तक जितनी भी शिक्षा नीति आई है उनमें यह तीसरी है।
देखिए, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है तथा इसके लिए खुद ही 15 से 20 मिनट का समय चाहिए, तो हम पूरा कंप्लीटली इसे यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट कुछ इसके मुख्य बिंदु ही यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे चेंज हुई है, वो चेंज हुई है कि नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम के रूप में नाम इसका चेंज कर दिया गया है। इसमें जितनी भी सिफारिशें की गई हैं वो कस्तूरी रंजन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर की गई है। आपको एक कमेटी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कस्तूरी रंजन कमेटी की सिफारिशों को लिखिए, या कस्तूरी रंजन कमेटी की सिफारिशें किससे संबंधित है। वहाँ 4 क्षेत्र दे देगा, रक्षा क्षेत्र दे देगा, आपको शिक्षा क्षेत्र दे देगा, या और भी कोई दूसरे क्षेत्र दे देगा, बोल देगा कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, या आपको ऐसी कमेटियों के जो कि मेजरली बड़ी चर्चा में रहती है उन्हें याद रखना चाहिए। तो शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा चेंज है और कस्तूरी रंजन कमेटी की काफ़ी रिकमेंडेशन को इसमें माना गया है। चलिए, इसके जो मुख्य बिंदु है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं ये लोगों ने, अब 10+2 से आपको 5+3+3+4 की ओर चेंज कर दिया है। आखिर ये क्या चेंज हुआ है? तो इसमें चेंज हुआ है कि पहले प्री स्कूलिंग जो शिक्षा होती है उसमें हम 5 वर्षों की शिक्षा को कंबाइन किया गया है। जैसे प्री स्कूलिंग जो है क्लास 1-2 के पहले आपको 3 साल की और एजुकेशन लेनी होगी, इस तरह ये 5 हो गए। सेकंड है 3, फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 5 की में इसमें शामिल किया गया है, और 5 to 8 तक अगला 3 यहाँ सिग्निफाई कर रहा है, और ये जो 4 है ये अगला 8 से 12 तक की कक्षाओं के बारे में सिग्निफाई कर रहा होता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ एक नई बात कही गई है कि 5वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जो होगी वो मातृभाषा में ही होगी, और ऑनलाइन शिक्षा देने पर भी नई नीति में जोर दिया गया है। इसके साथ ही साथ इस शिक्षा नीति ने कई सारे विदेशी यूनिवर्सिटियों को भी भारत में आने का मौका दिया है, जिससे भारत से जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं वो स्टूडेंट्स बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी, और वहाँ पे यहीं इंडिया में ऐसी एजुकेशन उनको मिल पाएगी, जिससे ना सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा होगा, बल्कि जो भारत कई सारे डॉलर्स इन यूनिवर्सिटियों को देता है वो भी बचेंगे और भारत में ही रहेंगे। इस तरह अगर हम देखे जाए तो मेन पॉइंट्स में एमफिल जो कोर्सेस है उसे ख़त्म कर दिया गया है। 5वीं तक की पढ़ाई को मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से कंप्लीट कराने की बात कही गई है। यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों पर प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस होगा। अब यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही परीक्षा होने वाली है। अगला पॉइंट पे है कि 6वीं के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन लेके आएंगे। वोकेशनल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जिसमें आपको धीरे धीरे कंपनियों में कैसे काम किए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस में कैसे काम किए जाते हैं, उसके बारे में एक ग्लिम्स दिया जाता है, या फिर आपको एक झलक दिखाई जाती है कि कैसे वहाँ काम होता है। तो आप अवेयर होते जाते हैं, आपका माइंड सेट डेवलप होता जाता है कि कैसे काम होता है। इसके साथ ही सभी शिक्षा सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही तरह के मानदंड होंगे। बोर्ड में अब रटने की ज़रूरत नहीं होगी और ज्ञान का इस्तेमाल किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला ये है कि भारत अभी तक शिक्षा में लगभग 4.4% ऑफ जीडीपी स्पेंड किया करता था, लेकिन इसको अब 6% तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और स्ट्रीम सिस्टम बंद हो जाएंगे। अब स्टूडेंट के सामने किसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की बाध्यता नहीं होगी, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्सेस होंगे। वर्चुअल लैब बनाई जाएगी। भाषाओं में सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता आदि शामिल किया गया है। तो ये बेसिक जितने भी मुख्य बिंदु हैं हमने कवर कर लिए हैं। ये काफ़ी चर्चा में है और सारे न्यूज़पेपरों में अलग अलग तरीके से इसे कवर किया गया है। जैसे 10+2 को 5+3, 4+ ये सब में कन्वर्ट कर दिया गया है। 5वीं से 8वीं ये हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया है। और अध्यापन के मानकों में भी चेंज किया गया है। अध्यापन के मानकों में कैसे चेंज किया है कि 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री को अब कंपलसरी बना दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो रिटायर्ड होने वाले जो टीचर होंगे उनका पूल बनाया जाएगा। टीचर होंगे और जो प्रोफेसर्स होंगे उनका पूल बनाया जाएगा, ताकि वो बाद में आके कंट्रीब्यूट कर सकें। फीस की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी जाएगी, और इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने 5 स्तंभों का उल्लेख किया है। तो अगर शिक्षा नीति से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ये 5 स्तंभ आप
वहाँ लिख सकते हैं। ये 5 स्तंभ है, एक्सेस, सब तक पहुँच, इक्विटी भागीदारी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये 5 पिलर आपको याद होने चाहिए ताकि आप मेंस में एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएँ। अगर हम देखें कि कैसे भारत में जो माइलस्टोन्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो अचीव किए गए हैं, तो एक छोटे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे देखा जा सकता है। यह दैनिक जागरण में कवर किया गया था इस टॉपिक को, वहीं से लिया हुआ है ये। और पहले तो हमारे यहाँ परंपरागत शिक्षा दी जाती थी, उसके साथ में फिर ब्रिटिश शिक्षा तंत्र आया, फिर नेहरू ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने IIT IIM जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात कही। कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन, अभी हमने देखा था कस्तूरी रंजन कमेटी की सिफारिशों के साथ ही हमारी नई शिक्षा नीति आई है। तो इसके साथ ही यहाँ पहले 1964 में कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन में भी को अपनाया गया था, एक ये हो गया। फिर है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई थी, जो कि राजीव गांधी ने शिक्षा का राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। इस नीति ने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार किया था। अब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल याद होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले आया कि शिक्षा नीति आई। इससे आपको फ़ायदा होगा किसी भी ऑप्शन में एलिमिनेट आउट करने के लिए। सबको शिक्षा के अवसर दिलाए गए हैं। फिर साथ में मौलिक अधिकारों में आपको इसमें इंट्रोडक्शन किया गया है। अनुच्छेद 21A में हमारे शिक्षा से संबंधित प्रावधान यहाँ पे लेके आए गए हैं, जिसकी ये बात कर रहा है। और इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 45 में भी इसकी रिलेटेड संबंधित है, जो कि आपका DPSP का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है ग्रीन एजी परियोजना से। क्या है कंटेक्स्ट इस न्यूज़ का ऐसा है कि भारत सरकार ने कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है। यह परियोजना मिजोरम से लॉन्च की गई है तथा इसके साथ ही साथ इसे 4 अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा। ये 4 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन एजी टेक्नोलॉजी से उत्सर्जन को कम किया जाएगा और संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित किया जाएगा। अब परियोजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आखिर अब इसकी परियोजना को कौन पोषित कर रहा है? वित्त पोषित मतलब ग्रांट्स कौन दे रहा है? तो ग्रांट्स दे रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी या वैश्विक पर्यावरण सुविधा। इसके साथ ही साथ आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड द फार्मर्स वेलफेयर जो है, इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना को कौन लागू कर रहा है? FAO हो गया, यहाँ से खाद्य एवं कृषि संगठन एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको लागू कर रहे हैं, संयोग से लागू होगा। और भारतीय कृषि में जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ ही यह 2026 तक सभी राज्यों में लागू कर दी जाएगी। और अगर आप देखे जाएं तो मिजोरम में ये 2 संरक्षित क्षेत्र हैं, इनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। डंपा टाइगर रिजर्व और थोरटंग लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। डंपा टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है और इसे प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे अच्छे से देखें। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कोरोना से रिलेटेड है। अगला टॉपिक रिलेटेड है हर्ड इम्यूनिटी से। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यह है कि दिल्ली के बाद अब हर्ड इम्यूनिटी की राह पर मुंबई है क्या? तो अभी हमने देखा है कि दिल्ली में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। यहाँ हर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आखिर हर्ड इम्यूनिटी ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है जो कि धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, वो चाहे वायरस के संपर्क में आने से हो या वैक्सीन के आने से हो। अगर कुल जनसंख्या के 75% लोग यह प्रतिरक्षक क्षमता अगर विकसित कर लेते हैं तो वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी मानी जाती है। सबसे पहली ऐसी कोशिश, हर्ड इम्यूनिटी बनाने की कोशिश ब्रिटेन या इंग्लैंड ने की थी, परंतु वह फेल हो गया था। और अब हमने देखा है कि
दिल्ली में ये ऑटोमेटिकली बनती जा रही है। और यहाँ पे अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो 4 में से 3 लोग संक्रमित व्यक्ति से अगर मिलेंगे तो भी उसे बीमारी नहीं होगी और वो लोग बचे रहेंगे। इससे पूरी जो जनसंख्या है वो कंप्लीटली रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेती है और उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो मृत्यु दर है वो अब सबसे कम हो गई है। 2.23% ही हमारे यहाँ मृत्यु दर बची है। यह टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है तथा इसके कैसे ये काम करती है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक संबंधित है उन्नत भारत अभियान से। उन्नत भारत अभियान अभी 2.0 इसका वर्जन लॉन्च किया गया है। यह संबंधित है कि गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने से, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन करने से, अर्थात नई टेक्नोलॉजी लेके आने से, नए वहाँ पे लोगों को व्यवसाय या फिर नए लोग वहाँ पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने से, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर पाएँ। और इस उन्नत भारत अभियान में क्या किया गया है कि जितने भी हाईटेक जो विश्वविद्यालय हैं उनको 5-5 गाँव के साथ में क्लस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन देखें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ MHRD का है और यह क्या कहता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कम से कम 5 गाँवों के समूह को जोड़ना है। अगर उच्च शिक्षा संस्थान 5 गाँवों के साथ में जुड़ेंगे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाएगा, वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको अच्छी तरीके से एड्रेस कर पाएंगे, तो धीरे धीरे गाँव की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होने लग जाएगी। तो यही ऐसा ही करना तथा यही उन्नत भारत अभियान का मेन लक्ष्य है, जो कि उन्नत भारत 1.0 जो है वो 2018 में प्रारंभ किया गया था। अब यह 2.0 लॉन्च किया गया है। इस योजना को सभी शैक्षणिक संस्थाओं तक विस्तारित किया गया है तथा उन्नत भारत 2.0 में भाग लेने वाले संस्थानों का चयन कुछ मापदंडों की पूर्ति के आधार पर किया जाता रहा है। तो आपको याद रखना है, उन्नत भारत संबंधित है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को 5-5 गाँवों के क्लस्टर दिए जाएंगे और वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाओं को जो समस्याएं हैं उन सबको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अगला टॉपिक हमारा संबंधित है पंपा रिवर से। केरल नदी में पंपा नदी जो है वह केरल में पेरियार और भरतपुजा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है और इसी कारण से पंपा रिवर भी चर्चा में आई है और पंपा रिवर को दक्षिण भागीरथी तथा बारिश नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ इस मैप में देखेंगे तो ये पंपा रिवर यहाँ पे है, ये पंपा रिवर है और आपकी जो बाकी जो 2 नदियाँ जो कि यहाँ मेंशन की हुई है वो यहाँ भरतपुजा है और ये पेरियार नदी है। ये तीनों नदियाँ यहाँ पे मेंशन की हुई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर द न्यूज़ एनालिसिस एंड डिस्कशन। आज के लिए हमारे पास इतने ही टॉपिक थे। थैंक यू।